ईरान इजरायल युद्ध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि हम 7 अक्टूबर की घटना को आतंकवादी हमला मानते हैं और किसी भी देश को कोई प्रतिक्रिया देते वक्त अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का ध्यान रखना चाहिए। We understand that Israel had a need to respond, but we also believe that any response by any country has to take into account international humanitarian law, that it must be careful about any damage or any implications for civilian populations, and that given what has happened in Gaza, it is important to have some kind of international humanitarian effort out there. And we are very much concerned at the possibility of a broadening of the conflict, not just what happened in Lebanon, but also, I referred earlier to the Houthis and the Red Sea. And, to some extent, anything that happens between Iran and Israel. यानी अब इजराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल ईरान को घेरने के लिए 4 फ्रंट खोल दिए हैं। रिपोर्ट है कि इजराइल की सेना में सबसे ज्यादा नसरल्लाह ब्रिगेड पर चर्चा हो रही है, जो ईरान के मोर्चे पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजराइल को रोकने के लिए ईरान ने 4 फ्रंट से हमलों की तैयारी कर ली है। ईरान अब इजराइल को लेबनान में तीसरा बड़ा झटका देना चाहता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, जिसे इजराइल के खिलाफ ईरान का दायां हाथ माना जा रहा है, उसकी लीडरशिप पर हमले के बाद ईरान के टारगेट पर सबसे बड़ा मकसद इजराइल से बदला है। ऐसे में क्या 2 शॉक खाने के बाद इजराइल तीसरे झटके के लिए तैयार है? इससे पहले वर्ष 2000 में इजराइल की बड़ी हार मानी गई, जब इजराइल की सेना को 18 साल बाद दक्षिण लेबनान पर किया कब्जा छोड़ना पड़ा। 6 साल बाद 2006 में इजराइल की करारी हार हुई, जब 2006 के युद्ध में इजराइल सीज फायर करने पर मजबूर हो गया। क्या अब 18 साल बाद 2024 में इजराइल को तीसरा बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि यही ईरान का सबसे बड़ा मकसद है। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन नसरल्लाह की जिंदगी खत्म होने के बाद फाइनल हुआ है। ऐसे में इजराइल की रणनीति क्या है, ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल 2 जंग एक तरह से हार गया था और अब लेबनान के खिलाफ तीसरे युद्ध में नेतन्याहू से ज्यादा इजराइल की सेना की इज्जत दांव पर लगी हुई है। क्या इस बार लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल कुछ नया करने जा रहा है? It's very similar in the sense that the Israelis start with artillery bombardment and by air and sea to try and weaken Hezbollah on the ground and destroy the infrastructure, and then they send soldiers on the ground. So it's very similar, with the exception that this time that the senior leadership of Hezbollah is completely gone. It's assassinated, particularly their leader who was extremely well spoken and who led the movement for the last 3 decades. في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا.
מצוינת בזה שאנחנו לוחמים בשבע גזרות שונות, דבר שלא עשינו אף פעם. מעזה עבור ליהודה ושומרון, לבנון, סוריה, תימן, עיראק ואיראן. ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल के नेवातिम एयरबेस को अपना सबसे बड़ा टारगेट बनाया था। तब ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए इजरायली हमले का बदला लिया था। ईरान ने दावा किया था कि 13 अप्रैल को उसकी 15 बड़ी मिसाइल नेवातिम एयरबेस पर गिरी। इस बार भी ईरान की तरफ से आने वाली काउंटर स्ट्राइक नेवातिम जैसे सैन्य अड्डों पर हो सकती है। ये बात इजराइल बहुत अच्छी तरह जानता है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लेबनान के करीब मंडरा रहे हैं। परमाणु ताकत से लैस ये कैरियर अपने दम पर एक साथ कई फ्रंट पर लड़ने के लिए भूमध्य सागर भेजे गए हैं। इसलिए लेबनान को डर सता रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े बैटल ग्रुप में से एक USS ट्रूमन कैरियर और उसके साथ कई बड़े जहाज भूमध्य सागर के आसपास घूम रहे हैं। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका का नया डिप्लॉयमेंट ऑर्डर हमास और हिजबुल्लाह को डराने के लिए जारी हुआ है। बाइडेन के ऑर्डर को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल और लेबनान का युद्ध गाजा पर बमबारी की तरह एक तरफा तो नहीं होगा, लेकिन इस जंग में गाजा से 10 गुना ज्यादा लोगों की जान जाने का खतरा है। वॉर जोन नंबर 1 देखिए। अमेरिका का कैरियर USS ट्रूमन भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से अमेरिका ऑपरेशन के लिए तैयार रहेगा। उसकी रेंज में लेबनान भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इजराइल के एयर स्पेस को सुरक्षित रखेगा। वॉर जोन नंबर 2 देखिए। अगर युद्ध तेज हुआ और इसमें ईरान दाखिल हुआ तो ईरान के करीब ओमान की खाड़ी में मौजूद USS अब्राहम लिंकन भी इजराइल को बचाने के लिए एक्टिव हो जाएगा। यानी अमेरिका ने इजराइल की मदद करने के लिए 2 बड़े वॉर जोन एक्टिव करने का फैसला किया है। ये बड़े बड़े जंगी जहाज न सिर्फ ईरान बल्कि रूस को भी इस इलाके से दूर रखना चाहते हैं। अमेरिका अपने सुपर पावर वाले स्टेटस का प्रदर्शन लगातार कर रहा है। अमेरिका के ये दोनों बेड़े अपने आप में किसी बड़ी नौसेना के बराबर हैं। इससे निपटना कई देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा। यही मैसेज देने के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी फायर पावर इजराइल के करीब तैनात करने का फैसला किया। अमेरिका के एक कैरियर बैटल ग्रुप में क्या क्या होता है, अब उसे समझिए। इसमें एक बड़ा सुपर कैरियर होता है जो 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। इसमें 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। इसमें तिकोंदेरोगा क्लास का मिसाइल क्रूजर होता है। इसमें आर्लसबर्ग क्लास के 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं। ऐसे बेड़े के साथ रसद के लिए सप्लाई शिप भी रहते हैं। साथ में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणु पनडुब्बी भी रहती है। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। यही भरोसा अमेरिका अब इजराइल को दिलाना चाहता है कि हमास के साथ हिजबुल्लाह, हूती और ईरान को रोकने के लिए उसने समुद्र में पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। यहाँ से वो सीरिया और इराक में भी ऑपरेशन चला सकता है। इस वक्त तो उसका फोकस लेबनान है, जहां लेबनान और इजराइल के बीच अघोषित युद्ध जारी है। इजराइल के बेन्यामिन नेतन्याहू को एक मीटिंग ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। रूस के प्रधानमंत्री ने ईरान का दौरा करके पूरे इजराइल को टेंशन में डाल दिया है। क्या सीरिया के बाद रूस की सेना अब लेबनान में लड़ने जा रही है? इस सवाल का जवाब बाइडेन भी जानना चाहते हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के पास हाईवे नंबर 6 पर जैम लग गया है। वजह है हिजबुल्लाह का रॉकेट जो इस बस के पास गिरा। 2 लोगों के जख्मी होने की खबर है, लेकिन नेतन्याहू के लिए बड़ी टेंशन ये हमला नहीं बल्कि हिजबुल्लाह की वो रॉकेट फोर्स है जो उसके तमाम कमांडर के मारे जाने के बावजूद एक्टिव है। हालांकि इन सबसे बेफिक्र नेतन्याहू ने लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। एक तरफ ये ऑपरेशन और दूसरी तरफ ईरान में रूस के प्रधानमंत्री का इमरजेंसी दौरा। दक्षिण लेबनान में इजराइल के हमले शुरू हो गए हैं और इस खबर ने मॉस्को में बैठे व्लादिमीर पुतिन को भी बेचैन कर दिया है। पुतिन ने फौरन अपने प्राइम मिनिस्टर को तेहरान भेजा और यहाँ पर जो मीटिंग हुई
उसके बाद दुनिया में 4 पावर सेंटर तैयार हो चुके हैं। इस वक्त दुनिया के 4 शहरों पर सबकी नजर है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस क्या इजराइल की मदद के लिए डायरेक्ट इस युद्ध में कूदेगा? इजराइल की राजधानी तेल अवीव में क्या फैसला होने वाला है? तीसरा शहर है ईरान की राजधानी तेहरान, जहां सुप्रीम लीडर अली खामनेई का वॉर रूम बड़े फैसले ले सकता है। और चौथा शहर है रूस का कैपिटल मॉस्को, जहां से अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि लेबनान के मोर्चे को भी ये मैसेज पहुंचाया जा सकता है। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया महायुद्ध के जलते हुए तवे पर बैठा हुआ है। नीचे आग सुलग रही है। बम, मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से इस बार ऐसी तबाही की गारंटी दी जा रही है कि तेल अवीव से लेकर तेहरान तक दहशत फैली हुई है। جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از اقدامات تجاوزکارانه رژیم غاصب صهیونیستی در ارتباط با اهداف مرتبط با جمهوری اسلامی ایران رو بدون پاسخ نخواهد گذاشت و رژیم غاصب صهیونیستی برای جنایاتی که در حق ملت ایران، در حق محور مقاومت و در حق اتباع و شهروندان و نظامیان ایرانی مرتکب شده. सवाल है कि ईरान की तरफ से फैसला कौन लेगा, क्योंकि जिस युद्ध को 1 साल होने को है उसमें ईरान ही अपने कई बड़े कमांडर गवा चुका है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म हो चुकी है। हमास का नेतृत्व गाजा के सुरंगों में दौड़ लगा रहा है और इजराइल की सेना इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में है, क्योंकि उसके दुश्मनों में लीडरशिप का क्राइसिस या कहें कि एक वैक्यूम पैदा हो चुका है। That there is a huge political vacuum at the moment that is seized upon by the current Netanyahu government, in the sense that the United States, which is the only country that can rein in Netanyahu and stopping the current very dangerous escalation, is not doing that because of the volatile situation in the US, given the elections and the current situation. 2024 में सितंबर का महीना नई आग लेकर आया, जब बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को इजराइल ने एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया। सवाल है कि क्या अब अक्टूबर में ऐसे हालात बन रहे हैं जब अमेरिका और रूस सब इस युद्ध में कूदेंगे और महायुद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा? इस वक्त ईरान और इजराइल 2 कैंपों में बटे हुए हैं। इसे महाशक्तियों की टक्कर कहा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा खौफ भी है, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ है और रूस ईरान के साथ। ये चारों ताकत ऐसी हैं कि इनकी टक्कर वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकती है। इजराइल के साथ एक मुश्किल यह है कि जब व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह ईरान के साथ खुलेआम खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तब बाइडेन ने इजराइल से कह दिया है कि वो सीज फायर करे। अगर इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन किया तो वो इजराइल का साथ नहीं देंगे। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि अमेरिका ने इजराइल को गोले बारूद की सप्लाई पिछले कुछ महीनों में तेज कर दी है। हालांकि ईरान पर अटैक वाले इरादे को लेकर बाइडेन पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं, और अब इजराइल के हमले को लेकर जो बातें दुनिया में चल रही हैं, उसे भी व्हाइट हाउस की तरफ से एक बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि बाइडेन ने कहा है कि सीज फायर होना चाहिए। सवाल है कि क्या इजराइल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, क्योंकि इससे पहले ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट तकरार नहीं हुई है। दोनों के बीच चल रहे अघोषित युद्ध के इस वक्त 4 मैदान एक्टिव हैं। और